हेलो ऑल, कैसे हो आप लोग। मैं आपका फिजिक्स टीचर अभिजीत सर। लेट अस स्टार्ट वेक्टर्स लेक्चर नंबर 1। तो हम सबको पता है कि वेक्टर्स एक मैथमेटिकल टूल है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है फिजिक्स के लिए। ऑलमोस्ट सारा ही फिजिक्स इस चैप्टर पे डिपेंड करता है। तो लेट अस स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ओके, तो वेक्टर्स क्या होते हैं। वेक्टर्स देखो, फिजिक्स में दो टाइप की क्वांटिटीज होती है। एक ऐसी क्वांटिटीज जिन्हें सिर्फ मैग्नीट्यूड से डिस्क्राइब किया जाता है और उसे हम कहते हैं स्केलर्स। मतलब जिसको सिर्फ मैग्नीट्यूड से डिस्क्राइब किया जा सकता है, जैसे समय, टाइम, जैसे मास, जिसको डायरेक्शन की जरूरत नहीं है और जो सिंपल रूल्स फॉलो करते हैं। मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड जरूरी है, मैग्नीट्यूड जरूरी है और जो सिंपल रूल्स ऑफ अर्थमेटिक्स फॉलो करते हैं, सिंपल रूल्स फॉलो करते हैं, उसे हम कहते हैं स्केलर्स। बट कुछ क्वांटिटीज ऐसी भी होती है जो सिर्फ मैग्नीट्यूड से डिस्क्राइब करना मुश्किल है। जैसे अगर मैं बोलता हूं बच्चों, आप 10 न्यूटन का फोर्स लगाओ, तो आप बोलोगे सर किस तरफ लगाओ, राइट, लेफ्ट, अप, डाउन। तो डायरेक्शन का सेंस देना जरूरी होता है। तो ऐसी क्वांटिटीज जिन्हें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी जरूरी होता है डिस्क्राइब करने के लिए, उन्हें कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। बट सिर्फ इससे इसका काम नहीं होता, डायरेक्शन तो करंट को भी होती है। हर वो चीज, हर एक क्वांटिटी जिसे डायरेक्शन होती है, जरूरी नहीं कि वो वेक्टर हो। ओके, बट वेक्टर ये कुछ अलग रूल्स फॉलो करते हैं। वेक्टर के जो रूल्स है वो सिंपल अरिथमेटिकल रूल से थोड़ा सा अलग है। तो वेक्टर्स सिंपल अरिथमेटिक्स फॉलो नहीं करते, सिंपल मैथमेटिक्स जो रूल्स है, सिंपल मैथ रूल्स है, वो फॉलो नहीं करता। इनके खुद के अलग रूल्स है, ये आपको समझना है। तो ये एक थोड़ा सा बेसिक लेवल का डिफरेंस हो गया स्केलर्स और वेक्टर्स में। इनके एग्जांपल्स देखते हैं। तो स्केलर के एग्जांपल है लेटेस्ट मास, टाइम, है ना, इन्हें डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। प्रेशर स्केलर है। करंट इज एक्सेप्शन, करंट को डायरेक्शन है बट वो स्केलर है क्योंकि वो सिंपल रूल्स फॉलो करता है मैथमेटिक्स के, और उनको हम डायरेक्ट विदाउट एनी मतलब आपको आगे समझ में आएगा कि वेक्टर्स कैसे होता है। अलग, अगर अलग अलग एंगल से उनको ऐड करते हैं तो रिजल्टन अलग अलग आता है। बट करंट आप किसी भी डायरेक्शन से ऐड करो, आंसर हमेशा वही आएगा। तो करंट बेसिकली सिंपल रूल्स फॉलो करता है। फिर वेक्टर्स एग्जांपल सबसे बेसिक तो है डिस्प्लेसमेंट, देन यू हैव वेलोसिटी, फिर एक्सेलरेशन, फिर फोर्स, फिर मोमेंटम एंड सो ऑन। ऐसे बहुत सारी क्वांटिटीज है जो वेक्टर्स में आ जाती है। ओके, यहां तक समझ में आया। अब एक एक करके हम वेक्टर्स और उसकी प्रॉपर्टीज, उसके लॉस के बारे में पढ़ेंगे। देखो, स्केलर्स तो मतलब सिंपल है, जो अब तक हमने स्कूल में मैथमेटिक्स देखा था वो सब स्केलर्स के लिए एप्लीकेबल है। जैसे 2 + 2 4 होगा, 5 3 15 होगा, तो ये स्केलर्स के लिए एप्लीकेबल है। बट वेक्टर्स के लिए हमें अलग रूल्स लगने वाले हैं। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। तो सबसे पहले तो वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो देखते हैं। रिप्रेजेंटिंग अ वेक्टर, रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो सबसे पहले याद रखो, वेक्टर को हम एक एरो से डिनोट करते हैं, एरो से दिखाते हैं। लेट अस से ऐसा, एक एरो से उसको हम दिखाते हैं। लेट अस से फॉर एग्जांपल वेलोसिटी है, तो हम दिखाएंगे वेलोसिटी इस तरफ है। इस पार्ट को कहते हैं, जहां एरो है उसे कहते हैं हेड और इसे कहते हैं टेल। हेड एंड टेल। जो हेड होता है वो हमें ये बताता है कि वेक्टर किस तरफ है, किस दिशा में वेक्टर जा रहा है। ओके, इस एरो का जो लेंथ होगा, उस लेंथ से हमें उसके मैग्नीट्यूड का अंदाजा मिल जाता है। मैग्नीट्यूड का अंदाजा मिल जाता है। तो हेड से हमें समझ में आता है वो किस तरफ जा रहा है, और लेंथ से हमें समझ में आता है उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। मतलब ये कहना चाहता हूं मैं कि अगर मैं आपको दो वेक्टर्स ड्रॉ करके दिखाऊं, यहां पर है और यहां पर है, और मैं आपको पूछूं कि कौन सा वेक्टर बड़ा है, तो आप क्या बोलोगे? कॉमन सेंस है ना, बोलोगे ए बड़ा है। क्यों? क्योंकि उसकी लेंथ ज्यादा है। तो लेंथ से हमें मैग्नीट्यूड का अंदाजा आ जाता है। ओके, फिर सिंबॉलिकली इससे कैसे लिखते हैं? सिंबॉलिकली कोई भी एक लेटर उसको देते हैं, जैसे ए लेटर दे दिया और उसके सर के ऊपर हमने एक एरो ड्रॉ कर दिया। तो दिस इज द सिंबल ऑफ हाउ टू रिप्रेजेंट और हाउ टू राइट अ वेक्टर। और उसे पढ़ते कैसे? पढ़ते कैसे? तो पढ़ते हैं ए वेक्टर,
या वेक्टर ए वेक्टर या फिर वेक्टर ए, इस तरीके से इस वेक्टर को पढ़ा जाता है। ओके, फिर वेक्टर के अलग अलग टाइप्स होते हैं जो आपको पता होने चाहिए, वेक्टर के अलग अलग टाइप्स। ओके, एक एक करके वो पढ़ते हैं, आप लिखते रहो, नोट्स बनाते रहो, नोट्स बनाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ओके, ठीक है। ओके, तो सबसे पहला टाइप आएगा इक्वल वेक्टर्स का। इक्वल वेक्टर्स, नाम से समझ में आता है इक्वल। इक्वल का मतलब सब कुछ इक्वल, दैट इज उसका डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए और उसका मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए। ऐसे वेक्टर्स को हम इक्वल वेक्टर्स कहते हैं, वेक्टर ए एंड बी। ध्यान से देखो, दिस इज एग्जांपल ऑफ इक्वल वेक्टर्स। याद रखो, डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड दोनों सेम होनी चाहिए। ओके, उसके बाद आएगा इसका उल्टा, अपोजिट वेक्टर्स। अपोजिट वेक्टर्स, अपोजिट वेक्टर्स मतलब एग्जैक्ट इक्वल का उल्टा, जिसमें मैग्नीट्यूड सेम होगा बट डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए, मतलब 180 डिग्री उसमें बनना चाहिए। तो दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी, और इन दोनों में जो एंगल बन रहा है वो 180 डिग्री बन रहा है, 180 डिग्रीज इतना एंगल बन रहा है। इसमें कितना एंगल बनेगा, ये दो इक्वल वेक्टर्स में हमेशा 0 डिग्री होना ही चाहिए, ये मस्ट कंडीशन है। इन दोनों का मैग्नीट्यूड और इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। तो इक्वल और अपोजिट में एक चीज सेम है, मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, और एक चीज अलग है कि इसमें डायरेक्शन सेम होती है और इसमें डायरेक्शन अपोजिट होती है। अब कुछ समय से मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूं, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब क्या, तो मैग्नीट्यूड मतलब उस वेक्टर की वैल्यू। अगर मैं बोलता हूं 10 न्यूटन का फोर्स, तो 10 हो गया उसका मैग्नीट्यूड। ओके, तो मैग्नीट्यूड का मतलब उसकी वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू। ओके, फिर तीसरे टाइप का वेक्टर आएगा एंड दैट इज पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर, और चौथा आएगा एंटी पैरेलल वेक्टर। एंटी पैरेलल वेक्टर। अब पैरेलल में क्या होगा, तो ऑब्वियसली पैरेलल हमको पता है क्या होता है, कि ऐसे वेक्टर्स जो सेम डायरेक्शन में होते हैं इन्हें पैरेलल वेक्टर्स कहते हैं। बट आप बोलोगे सर इक्वल वेक्टर भी तो पैरेलल होते हैं ना, मैंने बोला ना इक्वल वेक्टर भी सेम डायरेक्शन में होते हैं, बट एक फर्क है। क्या फर्क, जरा सोचो, सोचना शुरू करो, क्या फर्क है, पॉज करो वीडियो को और सोचो। फर्क यह है कि पैरेलल वेक्टर में मैग्नीट्यूड की कोई कंडीशन नहीं है, मतलब मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, मतलब इवन ये भी पैरेलल वेक्टर है, ये दो भी पैरेलल वेक्टर है, तो मैग्नीट्यूड सेम होने की कंडीशन जरूरी नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, बट डायरेक्शन सेम होना चाहिए, मतलब एंगल जो है वो 0 डिग्री ही होना चाहिए पैरेलल। और एंटी पैरेलल मतलब ऑब्वियसली इसका उल्टा, इसमें भी डायरेक्शन अपोजिट होना जरूरी है, मैग्नीट्यूड का कोई कंडीशन यहां पर नहीं है, मतलब मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो मेरे एक सवाल का आंसर दो, क्या हर इक्वल वेक्टर पैरेलल होता है? क्या हर इक्वल वेक्टर पैरेलल होता है? तो इसका आंसर है हाँ, हर इक्वल पैरेलल होता है। बट क्या हर पैरेलल वेक्टर इक्वल होता है? हर पैरेलल वेक्टर इक्वल होता है? तो इसका आंसर है नहीं, हर नहीं होता, क्योंकि पैरेलल वेक्टर में मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। सो दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट एंड दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। Every equal is a parallel, but every parallel is not an equal vector, and same implies with opposite and anti-parallel vectors. तो यहां तक आप आपके नोट्स बनाए होंगे तो कमेंट सेक्शन में लिख के बता दो, हाँ सर नोट्स बन चुके हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद पांचवा टाइप आता है ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स का मतलब होता है परपेंडिकुलर वेक्टर्स। ऑर्थोगोनल का मतलब होता है परपेंडिकुलर, तो देख सकते हो आप यहां ए और बी परपेंडिकुलर है, इसमें 90 डिग्री है, तो ये ऑर्थोगोनल वेक्टर्स बन गए। तो ऑर्थोगोनल का मतलब है ऐसे वेक्टर्स जो एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं, मतलब 90 डिग्री का एंगल वो बनाते हैं। ओके,
ये हो गया पांचवा टाइप। फिर सिक्स्थ टाइप, फिर और कुछ वेक्टर्स आते हैं जैसे कोप्लेनर वेक्टर्स, कोप्लेनर वेक्टर्स, उसके बाद कोलिनियर वेक्टर्स, कोलिनियर वेक्टर्स, उसके बाद कॉनकरेंट वेक्टर्स, कॉनकरेंट वेक्टर्स। ठीक है, अब एक तीनों में एक शब्द सेम लग रहा है, CO, को। जहां पर भी ये वर्ड आता है ना को, वहां कुछ तो सेम होता है। को ऑर्डिनेट, कलीग, या को एक्सियल मतलब सेम। तो को प्लेनर मतलब सेम, प्लेनर का मतलब प्लेन। तो को प्लेनर मतलब ऐसे वेक्टर्स जो एक ही प्लेन पर है। मान लो ये प्लेन है, एक प्लेन है, इस प्लेन के ऊपर एक वेक्टर इधर है, एक वेक्टर इधर है, और एक वेक्टर इधर है। तो इन्हें हम कहेंगे एक ही प्लेन पे जो वेक्टर्स होते हैं, जरूरी नहीं वो सेम डायरेक्शन में होने चाहिए, तो एक ही प्लेन पर होने चाहिए, ऐसे वेक्टर्स को हम कहते हैं कोप्लेनर वेक्टर्स। उसके बाद कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर, कोलिनियर का मतलब एक ही लाइन पे जो वेक्टर्स होते हैं। जैसे एक लाइन बनाई मैंने, इस लाइन पे मान लो एक वेक्टर में बना रहा हूं इस तरफ, एक वेक्टर में बना रहा हूं उस तरफ, और एक वेक्टर फिर से बना रहा हूं इस तरफ। देखो वो तीनों के तीनों वेक्टर्स एक ही लाइन पे है ना, एक ही लाइन पे, तो इसे हम कहेंगे कोलिनियर। लीनियर ये वर्ड बनता है लाइन से, लीनियर ये वर्ड बनता है लाइन से। तो कोलिनियर का मतलब होता है ऐसे वेक्टर्स जो एक ही लाइन पे हो, जरूरी नहीं है कि वो हमेशा सेम डायरेक्शन में हो, अपोजिट भी हो सकते हैं, इसे कोलिनियर वेक्टर्स कहा जाएगा। फिर कॉनकरेंट वेक्टर्स। कॉनकरेंट का मतलब आता है एक ही पॉइंट से गुजरने वाले वेक्टर्स, इन्हें कहते हैं कॉनकरेंट वेक्टर्स, एक ही पॉइंट से गुजरने वाले वेक्टर्स, इसे कहेंगे कॉनकरेंट वेक्टर्स, जो एक ही पॉइंट से जाते हैं, है ना। इसका ही एक सब टाइप है, वो है को इनिशियल वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल का मतलब होता है जो एक ही पॉइंट से शुरू होते हैं, को इनिशियल वेक्टर्स देख सकते हो आप। तो ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, और ये सी वेक्टर, ये एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, तो इन्हें कहेंगे को इनिशियल वेक्टर्स। भाई नींद नहीं आ रही है ना? यहां तक वीडियो देखा है तो कमेंट सेक्शन में लिखो, समझ में आ रहा है नहीं समझ में आ रहा है, आप कमेंट्स करते रहो, लिखते रहो। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है बताए, कमेंट करो या ना करो, कमेंट तो करना है। इंपॉर्टेंट है आप खुद की नोट्स बनाओ, मतलब नोट्स ही सब कुछ है। ओके, उसके बाद इसका और एक भाई आता है को टर्मिनल, को टर्मिनल वेक्टर्स। मतलब एक ही पॉइंट्स पे जो खत्म होते हैं उन्हें को टर्मिनल वेक्टर्स कहा जाता है। तो देखो ये वेक्टर्स एक ही पॉइंट पे खत्म हो रहे हैं, को टर्मिनल वेक्टर्स, को टर्मिनल वेक्टर्स, एक ही पॉइंट पे खत्म होने वाले वेक्टर्स को टर्मिनल वेक्टर्स कहते हैं। ओके, उसके बाद और एक टाइप बोल देता हूं मैं आपको। देखो और बहुत सारे टाइप्स है, जैसे टेंजेंशियल वेक्टर होता है। टेंजेंशियल वेक्टर मतलब जो किसी कर्व को टेंजेंट है, जैसे फॉर ए कर्व है और इस पॉइंट पे टेंजेंट है, तो ये टेंजेंशियल वेक्टर हो गया। इसका एग्जांपल वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी इज अ टेंजेंशियल वेक्टर, इतना याद रखो। आगे जाके आपको पता चलेगा सर्कुलर मोशन में, प्रोजेक्टाइल मोशन में, कि वेलोसिटी वेक्टर एक टेंजेंशियल वेक्टर बोल के होता है। फिर उसके बाद आता है और एक टाइप, उसे कहते हैं एक्सियल वेक्टर, जो एक्सिस के तरफ होता है, एक्सियल वेक्टर। लेट अस से मान लो एक बॉडी गोल घूम रही है ऐसे, फैन आपका, फैन गोल घूम रहा है, आपका राइट हैंड आगे करो, और जिस तरीके से फैन घूम रहा है उस तरीके से आपका हाथ घुमाओ। तो ये जो अंगूठा है ना, ये अंगूठा एक वेक्टर दिखाता है और वो एक्सिस के तरफ है। आप देख सकते हो, अगर यहां पर दिखाते हैं आपका हाथ ऐसे घुमाओ, एक्सिस ऊपर आएगी। तो अगर कोई वेक्टर इस तरफ है, जैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी,
एंगुलर एक्सेलरेशन, ये सब एक्सियल वेक्टर्स के एग्जाम्पल है। ये सारे एक्सियल वेक्टर्स के एग्जाम्पल्स है। उसके बाद आता है तुम्हारा, एक्सियल के बाद आएगा रेडियल वेक्टर। नाम से समझ में आता है, ऐसा वेक्टर जो रेडियस के तरफ है, जो रेडियस के डायरेक्शन में है, उसे रेडियल वेक्टर कहा जाएगा। तो रेडियल वेक्टर मतलब, मान लो ये आपका सर्कल है, फिर ये आपका रेडियस है। तो अगर कोई वेक्टर इस लाइन पे है, इस लाइन पे, जैसे कोई वेक्टर बाहर की तरफ हो सकता है बट रेडियस के ऊपर होना चाहिए, या फिर ऐसा भी हो सकता है अंदर की तरफ। तो ऐसा वेक्टर जो रेडियस के अलोंग होता है, रेडियस के ऊपर, सोचो तो 10th में ऐसा कुछ शब्द सुना है कि हमने, ऐसा कोई वेक्टर जो रेडियस के ऊपर होता है? सेंट्रीपिटल, सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इनफैक्ट रेडियस इटसेल्फ इज अ रेडियल वेक्टर। तो ऐसा कोई वेक्टर जो रेडियस के अलोंग होता है, उसे रेडियल वेक्टर हम कहेंगे। बस ऐसे देखो, ऐसे बनाने को हम बहुत सारे टाइप्स है, धीरे धीरे आपको बाद में समझ में आ जाएंगे। फिर एक हो सकता है भाई आपका पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर, ऐसा वेक्टर जो किसी पॉइंट का पोजीशन दिखाता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये देख सकते हो आप, ये एक वेक्टर है जो इस पॉइंट का पोजीशन, लोकेशन बता रहा है, इसे कहेंगे हम पोजीशन वेक्टर। क्या कहेंगे? पोजीशन वेक्टर कहेंगे। आपको समझ में आ रहा है? ये मतलब देखो, ये इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे आएंगे, इट्स लाइक ये शब्द यूज होंगे जब कोई क्वेश्चन आएगा ना, तो क्वेश्चन में ये वर्ड्स यूज होते हैं। देयर आर टू ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, देयर आर 3 कोप्लेनर वेक्टर्स, फाइंड वेदर द वेक्टर्स आर कोप्लेनर और नॉट। तो वो कोप्लेनर का मीनिंग हमें पता होना चाहिए। आपको समझ में आ रहा है? पक्का? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं।